हेलो गाइस। इस वीडियो में हम इस लेक्चर में हम जो यूपीपीएससी का पॉलिटेक्निक का पेपर हुआ था, आज वो देखेंगे जो 2021 में जो पेपर हुआ है, जिसकी डेट है 22 दिसंबर 2021। ठीक है, ये लेक्चर आर का पेपर हुआ था, पॉलिटेक्निक का पेपर हुआ था लेक्चर आर के लिए। तो उसका सॉल्यूशन हम आज देखने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। ये पूरा टेक के लिए है, नॉन टेक इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं, सिर्फ जो सॉल्यूशन रहेगा वो पूरा टेक के लिए रहेगा। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो। द फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट कैन बी गिवन एज पर IS 456/2000 है ना। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितनी देनी है, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है कंक्रीट के, इस पर IS 456 ये होती है 0.7 रूट ऑफ FC के। ठीक है, और अगर स्प्लिट आ जाता तो स्प्लिट हो जाता 2/3 इंटू 0.7 रूट ऑफ FC के। ठीक है, ये स्प्लिट के लिए होता है, 2/3 लग जाता है स्प्लिट के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, द ग्रेन साइज में बताना है ऑफ मीडियम ग्रेन सैंड के लिए। सैंड के लिए जो सैंड के लिए मीडियम ग्रेन के लिए, ठीक है, तो सैंड भी 3 प्रकार की होती है, कोर्स होती है, एक मीडियम होती है और एक फाइन होती है। जो कोर्स होती है उसका जो साइज होता है वो 4.75 से लेकर कहाँ तक जाता है, 2 तक जाता है। और जो मीडियम होती है उसके लिए 2 से लेकर कहाँ तक जाता है, 0.425 तक जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और जो फाइन होता है या वो 0.425 से लेकर 0.075 तक ये फाइन सेंड होती है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, मतलब 10-10 12-12 सेकंड के क्वेश्चन हैं, ये 15-15 सेकंड्स के क्वेश्चन हैं, ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है, इजी पेपर है। इन अ सेचूरेटेड सॉइल डिपॉजिट हैविंग डेंसिटी, ठीक है, ये सेचूरेटेड डेंसिटी दे रखी है हमें, गामा सेट दे रखा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और जो इफेक्टिव स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस बतानी है एट ए हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बतानी है, और जिसकी डेप्थ कितनी है 5 मीटर है। ठीक है, 5 मीटर डेप्थ पर बताना है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा सिग्मा इफेक्टिव क्या होता है, सिग्मा इफेक्टिव क्या होता है, सिग्मा इफेक्टिव होता है सिग्मा टी माइनस पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, सिग्मा टी कितना हो जाएगा, गामा सेट इंटू एच माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच। ठीक है, तो गामा सेट हमें पता है कितना दिया हुआ है इसने, 20 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 200 माइनस 100, डेट इज 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो मैंने इतना करके दिखाया है, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। हेंस आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखो। क्वेश्चन नंबर 29 है, द फिक्स सपोर्ट इन अ एग्जिस्टिंग बीम विल चेंज टू डैश इन अ रिलेटेड कॉन्जुगेट बीम। कॉन्जुगेट बीम में अगर मैं ये फिक्स सपोर्ट है तो कॉन्जुगेट बीम में ये फिक्स सपोर्ट क्या हो जाता है, ये फ्री हो जाता है, और जो फ्री एंड है, ये जो फ्री एंड है ओरिजिनल बीम का, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्री हैंड। ठीक है, ये फ्री हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। 3 hinge parabolic arch will have no bending moment if hinge at, अगर कहाँ पर hinge होगी 3 hinge में, ठीक है, तो कब, जब नो बेंडिंग मोमेंट की कंडीशन आती है 3 इंच पैराबोलिक आर्च में, तो ये कैसा आर्च होता है, ये होता है सिमेट्रिकल आर्च। ठीक है, सिमेट्रिकल आर्च के कंडीशन में ही ये चीज़ पॉसिबल है जब बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। तो जब क्राउन पे अगर ये एक एक हिंज, 2 हिंज और तीसरी हिंज ये भी सपोर्ट पे, ठीक है, तो ये जो है ये क्राउन पे होगा, तो यहाँ पे पूरे में अगर इसको हम यूडीएल पे सब्जेक्ट कर देंगे तो इस पे जो बीएम हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। इस पे सिर्फ रेडियल शेयर भी क्या होता है, इस पे रेडियल शेयर भी ज़ीरो हो जाएगा। इस पे जो फोर्स आएगा वो आएगा नॉर्मल थ्रस्ट, बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। वेब होल्स आर प्रोवाइडेड इन अ रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग एंड ब्रेस्ट वॉल, है ना। तो वेब होल्स का के लिए प्रोवाइड करते हैं टू ड्रेन ऑफ द वाटर फ्रॉम द फिलिंग। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है बहुत। क्या होता है, जैसे रिटेनिंग वॉल है तो रिटेनिंग वॉल के अंदर कुछ होल्स प्रोवाइड करे जाते हैं, जो कि उसके अंदर जो पीछे की तरफ जो अर्थ फिलिंग करी गई है उसमें से
जो वाटर है वो पानी बाहर आता रहे, ड्रेन होता रहे, नहीं तो क्या होगा कि वहीं पर ही पानी जमा रहेगा और उसे ज़्यादा पोरस बना देगा हमारी जो अर्थ फीलिंग है उससे, और वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, फेलियर को लीड कर जाएगी। ताकि इफेक्टिव, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेसेस इंक्रीज नहीं हो पाएंगी इसलिए, तो वेव होल से पानी बाहर निकलेगा तो इससे क्या होगी कि इफेक्टिव स्ट्रेसेस जो रहती हैं वो इंक्रीज होती हैं। ठीक है, इसलिए प्रोवाइड करते हैं ये, ताकि पानी बाहर आ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 32, एज पर आईएस 456 2000 द क्लोराइड कंटेंट फॉर प्लेन पीसीसी, पीसीसी के लिए क्लोराइड कंटेंट कितना होना चाहिए, तो पीसीसी के लिए क्लोराइड कंटेंट 2000 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। ठीक है, और अगर वहीं आरसीसी पूछ लेता है ये, तो आरसीसी के लिए जो आंसर होता है वो 500 मिलीग्राम पर लीटर हो जाता है, तो इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इन ए न्यू मार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज ए 8 कोसेंट्रिक लाइंस एंड 10 रेडियल लाइंस। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस फैक्टर क्या हो जाएगा, आई एफ जो होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रेडियल लाइंस। ठीक है, नंबर ऑफ कोसेंट्रिकल सर्कल्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रेडियल लाइंस, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 8। ठीक है, तो 1/80, 1/80 आप यहाँ पे लगा लोगे तो इसका आंसर आपको डी मिल जाएगा यहाँ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रुप इफिशियंसी ऑफ ए पाइल ग्रुप इज, ग्रुप इफिशियंसी क्या होती है पाइल ग्रुप की, तो 100 इज मोर देन 100%, कोहेशन लेस सॉइल में मोर देन 100% रहती है और कोहेसिव सॉइल में लेस देन 100% रहती है, हेंस आंसर नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35, अ पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, इट्स पोजीशन इज डिफाइंड बाय एन इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें दी हुई है x इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, वेयर एज टी इन सेकेंड एंड एक्स इन मीटर, द मैक्सिमम वेलोसिटी की कंडीशन क्या होती है, तो v क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी की कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमें, ये मैक्सिमम वेलोसिटी की जो कंडीशन होती है वो डी वाई बाय डी टी होती है, और जो वेलोसिटी होती है वो होती है डी वी बाई डी टी, ये वी मैक्स की कंडीशन है, और जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी डी एक्स अपॉन डी टी होती है। तो जब मैं इस v की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये काय की कंडीशन है, ये कंडीशन है मैक्सिमम वेलोसिटी की। ठीक है, ये मैक्सिमम, तो इसको दो बार हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसी इक्वेशन को, तो 6t स्क्वायर, 6t का ये हो जाएगा 12t माइनस 3t स्क्वायर, और एक और हो जाएगा माइनस 6t इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 सेकेंड्स, t की कितनी वैल्यू आ रही है 2 सेकेंड आ रही है। अब बस यही चीज़, अब बस यही वैल्यू t की जो वैल्यू है वो हमें वेलोसिटी में रखनी पड़ेगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो अब जब मैं इस इक्वेशन को x की इक्वेशन को इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगी 12t माइनस 3t स्क्वायर इज 3t स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें t की वैल्यू रख दो 2 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 3 इंटू 4, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 12 मीटर पर सेकेंड, हेंस आंसर ए करेक्ट होगा इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of deflection of a free end of a cantilever beam having length L due to concentrated load W at 1/3 and 2/3 span from free end। ठीक है, तो एक कंडीशन, तो जैसे ये L है ये और ये इसका फ्री एंड है, तो एक कंडीशन पे तो यहाँ पे W लोड रखा हुआ है जो कि ये है L/3 पर, और सेकंड कंडीशन वो ये बता रहा है कि जैसे ये फ्री एंड है और इसकी लेंथ L है, और यहाँ पे लोड जो है वो है ये जो है ये 2/3 L पर है यहाँ से, और ये लोड W लग रहा है, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट इनका डिफ्लेक्शन बताना है एट पॉइंट बी। लेट्स से दिस इज पॉइंट बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है। ठीक, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन बताना है, तो डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा इसका। ठीक है, ये प्लस ये। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, मैं इसे पिंक कलर से बना देता हूँ, ये वाली जो डिस्टेंस है इस ये है, लेट से ये Δ1 है, और ये जो डिस्टेंस है ये Δ2 है। ठीक, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल डिफ्लेक्शन एट बी आ जाएगा।
सिमिलरली यहाँ पे भी वही करना है। मान लो ये इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम है, फिर से बना देता हूँ यार। ये बी है, ये लोड डब्ल्यू है, तो जो इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक। तो ये टोटल डिफ्लेक्शन डेल्टा हो जाएगा पहला बी पर, और सिमिलरली एक और ये बी है, ये यहाँ पे डब्ल्यू है, और ये 2l/3 है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर डिफ्लेक्शन निकालना है, ये हो गया डेल्टा। बहुत इजी है, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी l/3, और ये जो टोटल डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक की जो लोड तक की डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 2l/3। जो फर्स्ट केस में ये डेल्टा 1 है लेट से, और ये डेल्टा 2 है। फर्स्ट केस में जो डेल्टा 1 होगा वो क्या हो जाएगा, W 2l/3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3EI, ठीक है। प्लस मैं ये वाला अभी सेकेंड केस हटा रहा हूँ, मैं सेकेंड केस हटा रहा हूँ, प्लस स्लोप एट बी है ना, W 2l/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI मल्टीप्लाइड बाय l/3। तो ये इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इस इक्वेशन को, W एट L क्यूब डिवाइडेड बाय W एट L क्यूब डिवाइडेड बाय 27 इंटू 3EI प्लस अब ये हो जाएगा 4W L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2, मतलब ये 27EI इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ का डिफ्लेक्शन, फाइनल डिफ्लेक्शन हमें इसका यहाँ पर मिल जाएगा। सिमिलरली उस केस के लिए भी निकाल लेंगे, तो उसकी भी मैं इक्वेशन, जो सेकंड केस है वो सेकंड केस मैं यहाँ बना देता हूँ। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है यार। सेकंड केस ये है, मान लो जैसे ये सेकंड केस है हमारा, ये यहाँ पर W लोड लगा है और ये डिस्टेंस है l/3 पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा W इंटू l/3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3EI प्लस W इंटू l/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI इंटू 2l/3। बस ये दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, ये दो इक्वेशन को, तो हमारा आंसर यहाँ से निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो जो आंसर निकल कर आएगा वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक सेकंड में कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कुछ कैलकुलेट करने पर जो आ रहा है वो आ रहा है 2/7, ठीक है। ये कैलकुलेट करने पर, हाँ, तो ये जो कैलकुलेट करने पर आ रहा है ये आ रहा है 2/7, हेंस आंसर डी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट इन सीमेंट इज, किसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है, कोई कौन से इंग्रेडिएंट का सीमेंट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है, तो वो होता है लाइम का। लाइम सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सिलिका, है ना, अबाउट 60% के करीब लाइम होता है, 50 से 60%। उसके बाद सिलिका, फिर एल्यूमिना, और फिर आयरन ऑक्साइड, और उसके बाद फिर अल्कलाइन एजेंट्स अलग होते हैं, मैग्नीज अलग होता है, वो सब अलग, ठीक है। तो ये आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन अ रेक्टेंगुलर आरसीसी बीम ऑफ इफेक्टिव डेप्थ डी इफेक्टिव दे रहा 500 का इन सच डेट एक्चुअल डेप्थ है ना, न्यूट्रल एक्सिस की, जिसको हम एक्सए बोलते हैं, वो है 300 mm फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर, ठीक है। FE 415 का स्टील है, और ये बोल रहा है कि कौन सा सेक्शन है। तो बहुत ईजी है, फॉर FE 415 के लिए क्या होता है, XU लिमिट कितनी होती है फॉर FE 415 के लिए, 0.48 डी इफेक्टिव, 0.48 इंटू डी कितना हो रहा है, 500 कर दोगे आप, तो ऑब्वियसली ये किससे कम आया है, ये आएगा कम 300 mm से, ये तो कम ही आ रहा है, समझ में ही आ रहा है। हेंस ये कौन सा सेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। तो आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ ए कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कॉन्क्रीट इज एज्यूम टू बी, है ना, क्या स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम एज्यूम करते हैं जब हम बनाते हैं तो कैसा स्ट्रेस का डायग्राम बनाते हैं, हम बनाते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रहता है जिसमें कि ये जो पोर्शन है ये पैराबोलिक होता है और बाकी ऊपर का पोर्शन जो रहता है वो रेक्टेंगुलर रहता है, ठीक है। ये 0.45 एफ के होता है, ठीक। तो ये जो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी, 39 का डी। नेक्स्ट देखो 40, the minimum number of observation will require to determine the permeability stratum in a field by pumping test, कितने कम से कम एक वेल की हमें ज़रूरत पड़ती ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तभी हम इसका ऑब्जर्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, ठीक। 41 का देखो, अ क्रिटिकल एक्टिविटी हैज़, वो क्रिटिकल एक्टिविटी जो होती है जिसका जीरो फ्लोट होता है, फ्लोट जीरो हो जाता है, उसे ही हम क्रिटिकल एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक। और मिनिमम स्लैक होता है, हाँ, फ्लोट मिनिमम, जीरो फ्लोट और मिनिमम स्लैक, उसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42, टू कंसेक्यूटिव कॉन्ग्रेंट फोर्सेस 20 kg एंड 15 kg एक्टिंग एट ए राइट एंगल, देन द रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा, ठीक है। अब राइट एंगल है तो राइट एंगल कॉस 90 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या बचेगा P1 स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, ठीक। तो P1 है 200, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 400 प्लस 225, इसका रूट निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 25, तो आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। बहुत इजी पेपर था यार। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, फॉर ए बेस फेलियर, है ना, डेप्थ फैक्टर क्या होना चाहिए, डेप्थ फैक्टर, तो बेस फेलियर के लिए जो डेप्थ फैक्टर होता है वो DF इज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक। टो फेलियर के लिए जो डेप्थ फैक्टर होता है वो 1 होता है, ठीक है। और जो बेस फेलियर के लिए जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, और जो स्लोप फेलियर के लिए जो फैक्टर होगा वो होगा लेस देन 1, ठीक है। ये ग्रेटर देन 1, जिसमें H क्या है, देख लो, समझ ही लो, ये काम करो ये, ठीक है। जैसे कि ये हमारा एक एम्बैकमेंट है, एक स्लोप है, ठीक। इस स्लोप के में जो फेलियर होते हैं, ये पहला स्लोप फेलियर होता है, दूसरा टो फेलियर होता है, ये जो बी है ये ए है, और ये सी है जो कि बेस फेलियर होता है। तो मान लो ये डिस्टेंस टॉप से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, बेस तक की डिस्टेंस को H बोलते हैं, और बेस से नीचे तक की डिस्टेंस को D बोलते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर DF होता है, H प्लस डी डिवाइडेड बाय H इज ग्रेटर देन 1, ये फैक्टर जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये बेस फेलियर कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज डिटरमाइंड बाय, किससे कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन हम डिटरमाइन करते हैं, तो स्क्वायर रूट मेथड से करते हैं ना। एक लॉग मेथड होती है और एक होती है स्क्वायर रूट मेथड। स्क्वायर रूट मेथड आप पता करना कि ये प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए यूज होती है कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन के लिए यूज होती है, ये आप क्यों इसका पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, इन अ मोमेंट एरिया मेथड द डिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ए फ्रॉम टेंजेंट फ्रॉम अ टेंजेंट एट बी इज इक्वल टू, ठीक है। डिफ्लेक्शन का निकालना है हमें पॉइंट ए पे, तो जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना होता है उसके अबाउट हम मोमेंट लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, द मोमेंट ऑफ एम अपॉन ये डायग्राम बिटवीन ए एंड बी अबाउट पॉइंट ए के अबाउट लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट स्टोन इज लाइज बिटवीन, ठीक है। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टोन की किसके बीच में लाइज होती है, वो होती है 2.5 से लेकर 3 तक की, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 46 का बी। 47 देखो, एज पर IS 456 मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एंड मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन यूज्ड इन अ प्लेन सीमेंट कंक्रीट, है ना। अब ये बोल रहा है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको, RCC का याद होगा, ज्यादातर हमें RCC का याद करके जाते हैं, लेकिन उसने यहाँ पर कच्चा खेल, इस बार उसने काम अच्छा कर गया, वो पूछ लिया उसने प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए। तो इसके लिए जो कंडीशन होती है वो होती है
वो होती है ठीक, तो इसका ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ क्ले इज डिफाइंड एज, सेंसिटिविटी ऑफ क्ले किससे डिफाइन करते हैं? द रेशियो ऑफ अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए अनडिस्टर्ब सॉइल टू डेट ऑफ रिमोल्डेड स्टेट। सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। एज पर आईएस सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, अ सैंपल ऑफ सिल्टी क्ले विथ लिक्विड लिमिट कितनी है? 40% और प्लास्टिसिटी इंडेक्स है 28%। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि ये क्या होगी। लिक्विड लिमिट कहाँ पर है? 40% पर है, ये है। ठीक है, मान लो ये 50 है, ये 35 है, तो यहाँ कहीं इसकी लिक्विड लिमिट आ रही है 40 पर। ठीक है, और ये कर्व हमारा कुछ ऐसा बनता है इसका। ठीक है, ये है 20। तो ये जो ये होती है लाइन पी आई की। ठीक है, वाई एक्सिस जो होती है वो पी आई की होती है। अब लिक्विड लिमिट हमें दे दी है इसने 40% और प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे रहा है 28%। 28% तो बहुत हाई होता है। ठीक है, यहाँ कहीं होता है। ठीक, तो डुअल क्लासिफिकेशन तो होगा नहीं। डुअल क्लासिफिकेशन कब होता है? जब 4 और 7 के बीच में पी आई हो, तब हम डुअल क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो अभी तो ये होगा नहीं, तो सिर्फ इसका जो आंसर होगा वो होगा 40 जो बीच में आ जाएगा, मतलब इंटरमीडिएट क्ले विथ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, ये आंसर होगा इसका बी। द रेशियो ऑफ क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेट टू डेट ऑफ स्क्वायर प्लेट फॉर इक्वल डेप्थ। ठीक है, दोनों की डेप्थ इक्वल है, तो यहाँ से निकाल के देख लो आप। जैसे कि ये स्क्वायर प्लेट है, ये इसको डी है, ये भी डी है। ठीक, और सर्कुलर है, इसकी भी टोटल डेप्थ डी है, तो इसके लिए क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा डी स्क्वायर, डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 12। और सर्कुलर के लिए क्या हो जाएगा? पाई बाय 64 डी की पावर 4, डी की पावर 4, डी की पावर 4 कट जाएगा 1/12, और ये हो जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाय 64। तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1। ठीक है, 1/12 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 64 डिवाइडेड बाय पाई जब आप कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कैन बी अप्लाइड टू इलास्टिक सिस्टम बाय कंसिडरिंग द वर्चुअल वर्क। है ना, वर्चुअल वर्क किसका कंसिडर करते हैं हम? एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस दोनों का वर्चुअल वर्क हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 51 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच करेक्टली विद रिगार्ड टू कोर्स एग्रीगेट्स 10 mm साइज। 10 mm साइज के लिए कौन सा पेयर है जो कि गलत होगा? स्ट्रेंथ 10%, फाइन, टफनेस इंडेक्स, हार्डनेस और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो इसमें जो गलत है वो है ए। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ के लिए ये टेस्ट तो होता नहीं है। स्ट्रेंथ के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है एग्रीगेट के लिए। टफनेस के लिए इम्पैक्ट टेस्ट देखा जाता है, जिसको हम साउंडनेस भी बोलते हैं, साउंडनेस भी करते हैं। ठीक है, हार्डनेस के लिए एब्रेशन टेस्ट करते हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए पिग्नोमीटर मेथड होता ही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 52 का। नेक्स्ट देखो 53। इन ए डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर द डिजाइन विंड स्पीड इज 45 मीटर पर सेकेंड, द बेसिक विंड प्रेशर इज कंसिडर्ड विल बी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.6 इंटू वी स्क्वायर। ये लेते हैं हम विंड प्रेशर, यही होता है। तो जब आप निकालोगे तो 45.6 इंटू 45 का स्क्वायर। ठीक है, जो ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में रहेगी, और जो विंड प्रेशर आएगा वो आएगा न्यूटन पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, पास्कल्स में। ठीक है, तो 45 का स्क्वायर जब हम कर देंगे इंटू 0.6 कर देंगे तो ये कुछ निकल कर आएगा 1.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके हिसाब से आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखो, इनिशियल लोड टेस्ट एंड रूटीन टेस्ट। है ना, इनिशियल लोड टेस्ट किस पे करी जाती है और रूटीन टेस्ट किस पे करी जाती है? जो रूटीन टेस्ट होती है वो करी जाती है वर्किंग पाइल्स पर, और जो इनिशियल लोड टेस्ट होती है वो करी जाती है टेस्ट पाइल्स पर। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी।
और एक बात का ध्यान रखना कि जो रूटीन टेस्ट होती है इसमें जो हम नंबर ऑफ पाइल्स लेते हैं वो 0.2 से लेकर 0.5 से लेकर 2% तक वेरी करती है। इतने नंबर ऑफ हम पाइल्स लेते हैं। जैसे मान लो 200 है, 200 नंबर ऑफ पाइल्स है, तो हमें रूटीन टेस्ट करना है तो उसके लिए हमें कितनी टेस्ट लेनी पड़ेगी। मान लो 1% ले लो तो दो हमें पाइल लेनी पड़ेगी। अगर 2% लेंगे तो हमें कम से कम कितनी पाइल चाहिएगी, 4। ठीक है, तो ये इसका एक क्राइटेरिया है। ठीक है, इनिशियल लोड का और रूटीन टेस्ट का। जो इनिशियल लोड टेस्ट होती है इसके लिए जो वर्किंग टेस्ट फाइल्स बनती है ये फाउंडेशन का पार्ट नहीं होती है, इसका उसको भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो कई बार पूछ लेता है वो। ठीक है, तो इनिशियल लोड टेस्ट में तो ये टेस्ट फाइल जो रहती है वो फाउंडेशन का पार्ट नहीं रहती, लेकिन जो रूटीन टेस्टें होती है वो तो इसका पार्ट रहती है, फाउंडेशन का पार्ट रहती ही है। ठीक है, तो ये बहुत आईएमपी टेस्ट होती हैं, दोनों ही काम की टेस्ट हैं। और एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो इनिशियल लोड में कितना हम पाइल पे लोड देते हैं, कितने डिज़ाइन लोड का लोड देते हैं, 1.5 से लेके 2 टाइम्स तक का डिज़ाइन, 2 टाइम्स ऑफ डिज़ाइन लोड हम इनिशियल लोड टेस्ट में यूज़ करते हैं। ऐसे ही आपको रूटीन टेस्ट का भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 55 देखो। इफ़ अ फोर्स ऑफ 1 2 3 4 5 एंड 6 किलो न्यूटन एक्ट in order along the side of rectangular hexagon, their resultant will be। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक हेक्सागन पहले मैं बता देता हूँ आपको। ये हेक्सागन है, जैसे कि लेट से ये हमारा हेक्सागन है। अब इसके अलोंग 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 साइड पर 6 फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो मान लो इधर 1 लग रहा है, ये 1 हो गया। ठीक, फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 इस तरफ जो लग रहा है ऊपर की तरफ वो 4, इस तरफ 5 और ये इस तरफ 6। ठीक, तो ये हमारे फोर्सेस लग रहे हैं। अब मैं अगर इसको एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर लूँ तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो आ, ये हो आ, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, और इन सब के बीच का जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, कितना रहेगा, जो सबके बीच का एंगल रहेगा वो 60 डिग्री रहेगा। ऑलराइट, है ना, 360 डिवाइडेड बाय 60 कर देना, 6 आ जाएंगे। तो कितने एंगल है यहाँ पे, 6 एंगल है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, एफ एक्स निकाल लो इसका और एफ वाई निकाल लो। ठीक है, जब एफ वाई निकालोगे तो देखो ये तो एफ वाई तो हो जाएगा 0, इसका जो एफ वाई रहेगा वो 0 रहेगा। जब मैं इसको और अच्छे से सॉल्व करूँगा, मान लो जैसे कि मैं इसको कर ही देता हूँ यार, चलो इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। लेट से ये पॉइंट है हमारा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग फोर्सेस निकल कर आ गए, 1 किलो न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 4 5 6 न्यूटन्स। ठीक है, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का एक एंगल रहेगा। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं फोर्सेस के हिसाब से सॉल्व कर दूंगा तो ये जो रहेगा 5 माइनस 2 ये हो जाएगा 3, ये 4 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, और ये नीचे की तरफ कितना जाएगा, ये भी हो जाएगा 3। ठीक है, 6 माइनस 3 तो ये भी हो जाएगा 3। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, एफ एक्स निकालोगे और एफ वाई निकालोगे, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, ये आपको पता है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। तो इसमें जो एफ वाई की वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 0, और एफ एक्स की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 6। जब इसको सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेना कॉस थीटा साइन थीटा लगा के, तो जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 6 किलो न्यूटन, 6 न्यूटन सॉरी। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द वर्चुअल क्वांटिटी इन केस ऑफ वर्चुअल वर्क मेथड। वर्चुअल वर्क मेथड में क्या वर्चुअल क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली वो हमारी ये क्वांटिटी होती है, राइट। नेक्स्ट 57 देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम। स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर कब मैक्सिमम होती है, कहाँ पे मैक्सिमम होती है, पैरेलल टू द ग्रेन्स पर स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58, कंसिडर द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। ठीक है, ये द करेक्ट सीक्वेंसिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज, है ना, इसका अपने को बताना है
कि कौन सी सबसे अच्छी मेथड है, और उसके बाद उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है इफेक्टिवनेस के हिसाब से। तो इसमें जो सबसे अच्छी मेथड जो रहती है वो होती है प्रेशर, प्रेशर वाली सबसे अच्छी मेथड होती है। उसके बाद ब्रशिंग सेकंड नंबर पे आती है और डिपनिंग थर्ड नंबर पर आती है। तो जो इसका जो ऑर्डर रहेगा वो 3 to 1 रहेगा। 3 to 1 जिसमें है वो इसका आंसर सही है, जैसे डी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अच्छा, इसमें एक ओपन टैंक मेथड भी होती है जो इसमें यहाँ नहीं दी हुई है। ओपन टैंक अगर मेथड आ जाती तो फिर वो जो रहती वो प्रेशर के बाद फिर ओपन टैंक आता है, उसके बाद फिर ब्रशिंग और फिर डिपनिंग। ठीक है, तो सबसे अच्छी मेथड जो होती है वो प्रेशर रहती है, और सबसे इफेक्टिव और सबसे कम इफेक्टिव जो रहती है वो डिपनिंग रहती है। ठीक है, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 59. The maximum value of cylinderness ratio of compression member carrying load resulting from dead load and superimposed live load, उसके लिए जो रहता है वो 180 रहता है। ठीक है, 180 के लिए रहता है। और 250 जो रहता है वो 250 जो रहता है वो रहता है विंड लोड के कारण। ठीक है, अदर देन डेड लोड एंड लाइव लोड। ठीक है, तो तब 250 आता, लेकिन अभी ये लाइव लोड और डेड लोड के कारण बोल रहा है, तो इसका आंसर 180 है। इफ P is a percent of water required for determination of normal consistency of cement, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ वाटर टू बी एडेड, है ना, इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने के लिए कितना परसेंटेज वाटर हमको ऐड करना पड़ता है। तो यार यहाँ पे है ना, थोड़ा सा याद ही रख लो आप, जो इनिशियल और फाइनल टेस्ट होती है, जो इनिशियल और फाइनल टेस्ट होती है, जब हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी रहती है, सबके लिए अलग अलग वाटर कंटेंट हमें लेना पड़ता है। तो जब इनिशियल और फाइनल के लिए जो हमें लेना पड़ता है वो लेना पड़ता है 0.85 ऑफ पी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तो डी हो जाएगा। जब इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम निकालना हो तो 0.85 डी ही लेते हैं। लेकिन जब साउंडनेस टेस्ट रहती है, साउंडनेस टेस्ट जब हम रहती है, तो उसमें जो हमारा वाटर कंटेंट रहता है वो 0.78 पी रहता है। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और यही जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली जाती है तो पी बाय 4 + 3.5, जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इसकी क्यूब की जब निकाली जाएगी तो इतना हम वाटर कंटेंट लेते हैं, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। और जब टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं तो उसके लिए हो जाता है P/5 + 2.5। ठीक है, तो ये मैंने आपको पांचों के लिए बता दिया। इनिशियल और फाइनल के लिए 0.85 पी लेते हैं। ठीक है, साउंडनेस के लिए 0.75 और 0.78 पी लेते हैं। इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जब हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी रहती है तो उसके लिए P/4 + 3.5 लेते हैं। और जब टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी होती है तो P/5 + 2.5 लेते हैं। तो ये इसका ऑर्डर है। ठीक है, ये टेंसाइल टेस्ट के लिए है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए है, और ये साउंडनेस टेस्ट के लिए, जिसको याद रखना, साउंडनेस टेस्ट के लिए। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। कंसिडर द फॉलोइंग ऑक्साइड्स Al2O3 CO SiO2, the correct sequence in increasing order of their percentage in ordinary Portland cement। ordinary Portland cement में करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो ऑब्वियसली लाइम का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सिलिका होता है, और उसके बाद एलुमिना होता है। तो बस लगा दो 2 3 1, बस ये लगा दो आंसर। 2 3 1 जो होगा वो बी इज द करेक्ट आंसर। In an isolated, next question 62, in an isolated reinforced concrete column footing of effective depth D, द स्ट्रेस इन ए पंचिंग shear इज चेक्ड। जो पंचिंग shear का रहता है वो कहाँ पर चेक करा जाता है, सबको पता होगा, बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। तो D/2 डिस्टेंस पर चेक करा जाता है फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, आंसर सी। इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस आर सेम, द मैग्नीट्यूड ऑफ एज आइदर फोर्सेस, if the resultant of two equal forces has the same magnitude, ठीक है, as either of the forces, ठीक है, the angle between the two forces is, ठीक है, अब वो बोल रहा है कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो यार ये तो आप खुद भी इजीली निकाल सकते हो, अभी मैंने फॉर्मूला डिस्कस करा ही था रिजल्टेंट का, P² = P² + P² + 2P² cos थीटा। ठीक है, ये कंडीशन इसने हमें गिवन दी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे P² लगाता हूँ, इस रूट को काट देता हूँ, फिर ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो -P² = 2P² cos थीटा। ठीक है, P² से P² -1/2 कब होगा cos थीटा पर, cos थीटा -1/2 होगा 120 डिग्री पर। तो ये आंसर सही है इसका।
नेक्स्ट देखो, द कैविटी वॉल इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर, कैविटी वॉल किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, तो हीट इंसुलेशन के लिए, साउंड इंसुलेशन के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डम्पनेस ऑफ दिस सेटलमेंट के लिए। तो कैविटी वॉल जो जो पर्पस होता है कैविटी, वो होता है हीट इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन और प्रिवेंशन ऑफ डम्पनेस, तीनों के लिए ही कैविटी वॉल हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 2 3 ऑल ऑफ द अबो। ठीक, 64 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65, वेब क्रिपलिंग इन बीम जनरली अकर्स एट पॉइंट वेयर, वेब क्रिपलिंग कब होती है, जहां पे कंसंट्रेटेड लोड एक्ट करता है वहीं पे ही वेब क्रिपलिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66, द टफनेस इंडेक्स ऑफ ए क्ले सॉइल इज गिवन बाय, टफनेस इंडेक्स हमें पता है आईपी अपॉन आईएफ होता है, आईपी अपॉन आईएफ टफनेस इंडेक्स। ठीक है, तो लिक्विडिटी प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स, हेंस ए इज करेक्ट। 67, द नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लाइट शुड नॉट बी मोर देन, एक फ्लाइट में कितनी ज़्यादा स्टेप्स होनी चाहिए, कितनी होती है एक फ्लाइट में, 12, 12 स्टेप्स मैक्सिमम होती है। ठीक, ये फ्लाइट है तो इसमें ये जो स्टेप्स रहेंगी ये कितनी रहेंगी, मैक्सिमम 12 रहेंगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ये स्टेप्स हैं। ठीक है, चलो 68 क्वेश्चन नंबर देखो, द परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर ए बैलेंस सेक्शन ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड डज नॉट डिपेंड अपॉन। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील कितना हमें देना है बैलेंस्ड सेक्शन के लिए, है ना, उसके इसमें डिपेंड नहीं करेगा। नहीं सॉरी, एक बार फिर से पढ़ता हूँ, द परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर फॉर बैलेंस सेक्शन, इसको निकाल ही ले, क्या हो रहा है यार, इसको निकाल लेते हैं। 0.36 ऑफ एफ सी के बी इंटू 0.48 इंटू डी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी। मैंने इसको 415 415 के लिए सॉल्व करा है। ठीक है, एक्स यू की वैल्यू 0.48 डी ली है, मतलब एफ ई 415 के लिए मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करा है। तो जब ए एस टी अपॉन बी डी में लगाऊंगा तो ये जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 0.36 एफ सी के इंटू 0.48 डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू एफ वाई। अब किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एफ सी के पे, एफ वाई पे और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो ज्योमेट्री ऑफ सेक्शन नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील ए एस टी जिसको हम बोलते हैं ना, ए एस टी परसेंटेज निकालते हैं हम, तो ये किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डी पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं 69, in a compaction test as compactive effort increase the optimum moisture content always decrease। ठीक है, ये डिक्रीज ही होता है, जैसे जैसे हम कंपैक्टिव इफेक्ट बढ़ाएंगे वैसे वैसे ड्राई डेंसिटी बढ़ेगी और मॉइस्चर कंटेंट जो होगा वो कम होते रहेगा। ये वो मॉइस्चर कंटेंट है और ये गामा डी मतलब ड्राई डेंसिटी की लाइन है। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। 70 देखो, द चेंज इन द शेयरिंग फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ बीम इज इक्वल टू एरिया ऑफ, है ना, चेंज इन शेयर फोर्स, जो चेंज इन शेयर फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ, है ना। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, चेंज इन इसमें है ना द चेंज इन मोमेंट आ जाता तो फिर वो क्या होता, वो होता है कि बेंडिंग एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लेता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि शेयर फोर्स में चेंज हो रहा है, तो वो किसके बीच का एरिया रहता है, वो होता है लोडिंग डायग्राम बिटवीन द 2 पॉइंट्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, लेट्स से ये पी फोर्स है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, p/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाने जाओगे तब ये कुछ ऐसा इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा। ठीक, और जो लोडिंग डायग्राम, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चेंज इन शेयर फोर्स, तो मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है मान लो। ठीक है, तो इस बीच में कितना शेयर फोर्स चेंज हो रहा है, जीरो, कोई, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेम है, कांस्टेंट चल रहा है, तो कुछ
चेंज हो ही नहीं रहा है शेयर फोर्स, तो जीरो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे लोड कैसा है, लोडिंग कैसी है, लोडिंग जीरो है ना। इसलिए बस यहाँ से समझ सकते हो आप कि लोडिंग डायग्राम बिटवीन द 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। द कॉम्बिनेशन इज नॉट कंसिडर्ड इन द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कि स्टील स्ट्रक्चर में कंसिडर नहीं करा जाता, वो है डी, जिसमें अर्थक्वेक और विंड लोड हम साथ में नहीं लेते हैं। ये ऑब्लिक रहता है, या तो विंड लोड लेना या फिर अर्थक्वेक लोड लेना। नेक्स्ट देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड बी अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सी जी के थ्रू जो रहता है वो क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर का, वो होगा बी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 12। 73, द म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल इन ए स्ट्रक्चर एनालिसिस इज यूज्ड फॉर। किसके लिए यूज करते हैं म्यूलर ब्रेसलॉ, आईएलडी बनाने के लिए। ठीक है, किसी के लिए भी आईएलडी मतलब वो बेंडिंग मोमेंट हो या फिर शेयर फोर्स हो या लोड हो, किसके लिए भी आईएलडी बनाना है तो म्यूलर ब्रेसलॉ का हम यूज करते ही हैं। नेक्स्ट देखो 74, अ कोर्स ऑफ स्टोन प्रोवाइडेड जस्ट बिलो अ क्रोनिस इज नोन एज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। जो क्रोनिस रहते हैं, ये एक वॉल होती है रूफ में भी, ये डिज़ाइन एक प्रकार की डिज़ाइन होती है, आप इसको देखना नेट पे सर्च करके देखना, इससे पता चलेगा कि क्या होता है। ठीक है, यह आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से काम आता है। तो जो उसके नीचे जो जो कोर्स होती है स्टोन की, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीज बोलते हैं उसको। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो इसमें मतलब बहुत मुश्किल है कि बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम। ठीक है, कितना हमें बीम में लेते हैं मैक्सिमम एरिया, 0.044% ऑफ एरिया। ठीक है, टोटल इतना लेते हैं। ठीक है, ग्रॉस एरिया लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखो, the constant of proportionality between the seepage velocity and hydraulic gradient is known as। ये इस चीज में भी ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सीपेज वेलोसिटी क्या होती है, v डिवाइडेड बाई नीटा, इसको हम सीपेज वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, और v क्या होता है, v होता है k इंटू आई। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी रहता है, लेकिन जब यहाँ पे सीपेज वेलोसिटी लग जाती है तो ये डिवाइडेड बाय नीटा करना पड़ेगा, मतलब k डिवाइडेड बाय n। इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं मान लो kp लिख देता हूँ इंटू आई। तो ये जो kp होता है ये कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन होता है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो c होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। इन एन एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग द ग्लास रिकमेंडेड फॉर यूज the glass recommended for use is। in air conditional building the glass recommended for use। एयर कंडीशनल बिल्डिंग्स के लिए कौन सा हम ग्लास रिकमेंड करते हैं, वो ये पूछना चाह रहा है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा सी, फॉर्म ग्लास हम यूज़ करते हैं, इसका प्लेट ग्लास यूज़ नहीं करते हैं, वियर्ड में नहीं यूज़ करते हैं। जहाँ तक मुझे ध्यान है फॉर्म ग्लास ही यूज़ करते हैं एयर कंडीशनल बिल्डिंग के लिए, क्योंकि ये टर्मिट प्रूफ होते हैं ना। तो इसका आंसर सी ही है, 90% श्योर हूँ मैं कि इसका आंसर सी होगा। 78 क्वेश्चन देखो, द स्लो सेटलिंग सीमेंट विल हैव हायर परसेंटेज ऑफ। स्लो सेटिंग सीमेंट में सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज होता है, ड्राई कैल्शियम सिलिकेट का सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है। नेक्स्ट देखो 79, द शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456 456 के अकॉर्डिंग कितना लेते हैं हम, 4000 रूट ऑफ 5000 रूट ऑफ FCK ये लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला तो बहुत इजी है, किसी को भी याद होगा, जो कि होगा D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D10 इंटू D60। ऑलराइट, नेक्स्ट 81, अब बोरोसॉइल हैज ड्राई डेंसिटी 1.76 टन पर मीटर क्यूब। हाउ many मीटर क्यूब ऑफ सॉइल विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एनवायरनमेंट इज ड्राई डेंसिटी ऑफ टोटल वॉल्यूम, इसने ये दे दिया है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, वो फार्मूला याद रख लीजिए। ठीक है, V1, इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, व्हाट हैपन, हो गया। ठीक, इसका मैं फार्मूला बता देता हूँ। इसका फार्मूला था V1 इंटू गामा D1 इज इक्वल टू V2 इंटू गामा D2। अब देखो V1 क्या है, बोरोसॉइल ले लेते हैं। अब बोरोसॉइल हैज ड्राई डेंसिटी, तो मैं गामा D1 की वैल्यू लिख देता हूँ 0.61। ठीक है, हाउ मेनी मीटर क्यूब ऑफ सॉइल
विल बी रिक्वायर्ड, है ना, मतलब हमें कितना बोरो करना है, कितना पीठ से निकालना है, वो V1 निकालना है, ठीक है। अल्टीमेटली टू कंस्ट्रक्ट एन एम्बैकमेंट विद अ ड्राई डेंसिटी, इसकी ड्राई डेंसिटी इन 1.688 दे रखी है और उसका वॉल्यूम 100 दे रखा है। तो ऑब्वियसली यहाँ से समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये ऑब्वियसली 100 से कम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन में ही देख लो आप 95 है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन ए प्रिंसिपल प्लेन नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट, प्रिंसिपल है ओनली, सही बात है, और हमें इनकरेक्ट बताना है। वो बोल रहा है इनकरेक्ट चूज करो। क्या हो गया ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट, सही बात है। आइसोट्रोपिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखते हैं अभी। ऑन अ प्लेन विच कैरीज अ मैक्सिमम shear स्ट्रेस, द नॉर्मल स्ट्रेस इज जीरो, सही बात है। ऑन अ प्लेन विच कैरीज अ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस shear स्ट्रेस इज जीरो, ये तो सही है। जिस प्लेन पर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होती है उस पर shear स्ट्रेसेस जीरो होती हैं, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। और सी भी यही बोल रहा है, ऑन ए प्लेन विच कैरीज अ मैक्सिमम shear स्ट्रेस, जिस प्लेन पर मैक्सिमम shear स्ट्रेस कैरी करती हैं, क्या वहां पर नॉर्मल स्ट्रेसेस जीरो होती हैं, वो ये पूछ रहा है। बस इसको समझ लो आप, तो आपका काम हो जाएगा कि बी इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली, है ना, मतलब मैक्सिमम शेयर क्या होता है, मैक्सिमम शेयर कभी आएगा जब उससे हम प्योर शेयर बोलते हैं। प्योर शेयर की कंडीशन ही क्या होती है, ये कुछ कंडीशन होती है प्योर शेयर की, जिसमें कि नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या रहती हैं, जीरो रहती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, है ना। ऐसे आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। आइसोट्रोपिक स्टेट ऑफ मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हेंस बी इसका सही कर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट करेक्ट एस्टिमेट, कौन सी मेथड है जो कि सबसे ज़्यादा करेक्ट है एस्टिमेट करने के लिए। बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स एस्टिमेट, एनालिसिस ऑफ रेट एस्टिमेट, क्यूब रेट और प्लिंथ रेट। क्यूब रेट और प्लिंथ रेट तो ज़्यादा अच्छे कहलाते नहीं हैं, ये अप्रॉक्सीमेट में आते हैं। और ये दो प्रकार के तो कोई एस्टिमेट ही नहीं होते हैं, बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स और रेट एनालिसिस ये अलग ही रहती है, ये तो दो प्रकार के कोई एस्टिमेट्स ही नहीं होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्यूब रेट ही होगा, क्योंकि वो प्लिंथ एरिया से ज़्यादा अच्छा होता है एस्टिमेट। सो सी इसका आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 84, अ कॉलम ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ एल हैज़ बोथ एंड रिस्ट्रेंट, द इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी उसकी इफेक्टिव लेंथ, तो 0.65 ऑफ एल होगी। जैसे 0.5 होती है, लेकिन जब दोनों तरफ से रिस्ट्रेंट है, फिक्स है दोनों तरफ से, तो जो लेंथ रहेगी आइस कोड के हिसाब से वो 0.65 रहेगी। नेक्स्ट देखो, चलो 85 देखो, अ सिंगली रेनफोर्स बीम रेक्टेंगुलर कॉन्क्रीट बीम है, उसकी विड्थ बी है 300 mm, ठीक है। ये 300 mm इसकी विड्थ दे रखी है, इफेक्टिव डेप्थ इसने दे रखी है 400 mm, ठीक है। M25 का कॉन्क्रीट दे रखा है और Fe 500 का स्टील दे रखा है इसने। फॉर ए बीम टू बी अंडर एनफोर्स्ड रहना चाहिए, हाँ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ 16 mm डाया रेनफोर्सिंग बार, ठीक है, मतलब D इज इक्वल टू 16 mm हमको लेना है, ठीक है। ये डी इफेक्टिव है, हाँ ये डेप्थ है। तो ये अंडर एनफोर्स रहना चाहिए, मतलब बैलेंस्ड अगर हम ले लेंगे, है ना। Fe415 के लिए जो बैलेंस्ड डेप्थ रहती है वो 0.46 ऑफ डी रहती है, ठीक है। अब हमें अंडर एनफोर्स रखना है, मतलब 0.46 ऑफ डी से जो कैलकुलेशन आती है, जितने नंबर ऑफ स्टील बार आते हैं उससे कम ही रहेंगे, ठीक है। बस वो निकाल लो कि कितना आ रहा है। तो मैं वो 0.36 इंटू एफ सी के कितना है, इंटू बी कितना है 300, इंटू 0.46 इंटू डी है 400, इज इक्वल्स टू 0.87 इंटू 500 इंटू ए एस टी। अब जब मैं ए एस टी निकालूंगा इसका, तो ये ए एस टी कुछ निकल कर आएगा, इसका कैलकुलेशन जब अपन करेंगे तो ये ए एस टी निकल कर आएगा 142 mm², ठीक। अब इसमें मुझे नंबर ऑफ बार्स निकालना है, तो ए एस टी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन बार, एरिया ऑफ वन बार कितना, π/4 16 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ बार्स निकल कर आएंगे वो 5.62 निकल कर आएंगे। तो अब इतने तो हम बार प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, है ना।
तो इसको अगर हम 6 कर देंगे, है ना, इसको हम 6 कर देंगे तो ये ओवर इन्फोर्स हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 यूज़ करेंगे। मिनिमम मैक्सिमम कितने बार यूज़ कर सकते हैं, 5 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 क्वेश्चन देखो, द हॉरिजॉन्टल वेब स्टिफनर्स आर यूज्ड इन ए प्लेट गटर इफ द डेप्थ टू थिकनेस रेशियो, कितना डेप्थ टू थिकनेस रेशियो ऑफ वेब इज ग्रेटर देन, है ना, 200 से ज़्यादा होता है तो फिर हम हॉरिजॉन्टल वेब स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ सेचुरेटेड यूनिट वेट टू ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज 1.25, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.65, देन द वॉइड रेशियो पूछ रहा है कि वो कितना वॉइड रेशियो होगा। ओके तो देखो, गामा सेट इज इक्वल टू जी प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय गामा डी इज इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। तो 1 प्लस ई कैंसिल हो जाएगा, गामा डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, और ये जो रेशो दे रखा है वो 1.7 1.25 का दे रखा है, इज इक्वल टू जी प्लस ई डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, यहाँ पे हमें जी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 2.65, तो 1.25 इंटू 2.65 माइनस 2.65, ये हमारा फाइनल ई निकल कर आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट जब हम करेंगे तो फाइनल ई निकल कर आ जाएगा। तो 0.25 में 2.65 कॉमन ले लेता हूँ और 0.25 इंटू 2.65 करता हूँ तो ये निकल कर आता है 0.6625। तो 0.6625 ये आंसर होगा बी। ठीक, नेक्स्ट देखो 88, द वर्टिकल साइड्स ऑफ अ डोर एंड विंडो ओपनिंग आर नोन एज, जो वर्टिकल साइड्स होती है डोर और ओपनिंग की, उसको हम क्या बोलते हैं, तो जो उसे बोलते हैं उसको बोलते हैं जेम्स। ठीक है, ये बोलते हैं, और वो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो मेरे ख्याल से नन ऑफ द अबो इज द करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर होगा वो नन ऑफ द अबो ही होगा, है ना। जेम्स होता है ये, जेम्स, JAMBS, जेम्स होता है वो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, तो ये नन ऑफ द अबो होना चाहिए। 89, इन ए लिमिट स्टेट मेथड स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट कंट्रोल प्राइमरली। ठीक है, क्या स्पेसिंग क्या कंट्रोल करती है, क्रैकिंग कंट्रोल करती है। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखो, इन अ प्लेट लोड टेस्ट द अल्टीमेट लोड इज एस्टिमेटेड फ्रॉम लोड सेटलमेंट कर्व ऑन ए लॉग ग्राफ। सही बात है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, अल्टीमेट लोड निकालना है कि कैसे हम अल्टीमेट लोड एस्टिमेट करते हैं, बाय ड्राइंग अ टेंजेंट टू अ कर्व एट अ इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है, डायरेक्टली बाय सेकेंड मेथड और सिंपली एट 0.2% ऑफ मैक्सिमम सेटलमेंट। तो देखो अल्टीमेट लोड निकालना है, तो इसमें जो हम लोड सेटलमेंट कर्व के लिए जो यूज़ करते हैं ग्राफ पे, जो लॉग ग्राफ में यूज़ करते हैं, वो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये है और ये हमारा इस तरफ लोड है और इस तरफ सेटलमेंट है। ठीक है, तो अब मान लो कर्व कुछ ऐसा आ रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक तो इनिशियल पॉइंट से टेंजेंट डालते हैं और एक फाइनल पॉइंट से टेंजेंट डालते हैं, और जहाँ पर ये मिल जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इसका अल्टीमेट लोड। तो ये जो इसका आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो 91 है, सीपेज थ्रू अर्थ मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज, है ना, जो सीपेज होता है वो क्या डायरेक्शन होगा, कुछ ऐसा सीपेज हो रहा है ना अर्दन डैम से, जो सीपेज होता है वो कैसा होता है, पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल लाइंस, नहीं इक्विपोटेंशियल लाइन के पैरेलल नहीं होता है, परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम लाइंस, नो, पैरेलल टू स्ट्रीम लाइंस होगा, और परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइंस। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। 91 का जो आंसर होगा वो होगा सी, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइंस। ठीक है, उसी डायरेक्शन में सीपेज होता है। वो फ्लो लाइंस, फ्लो चैनल जो हम बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, यही तो बताते हैं कि सीपेज डायरेक्शन ही तो बताता है वो। ठीक है, 92 देखो, विद द यूजुअल नोटेशन सिंकिंग फंड फैक्टर इज, सिंकिंग फंड फैक्टर का फॉर्मूला पूछ रहा है वो, तो इसका फॉर्मूला ये है, आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेस टू द पावर n माइनस 1, दिस इज द सिंकिंग फंड फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये जो डी होता है, ये जो डी है ये कैपिटल रिकवरी रेशो का फॉर्मूला है। ठीक है, कैपिटल रिकवरी रेशो। नेक्स्ट
93, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड बोथ इलास्टिक एंड प्लास्टिक एनालिसिस, कौन सी कंडीशन ऐसी है जो कि सेटिस्फाई करती है इलास्टिक और प्लास्टिक एनालिसिस में, तो वो होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाएगा, इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, वेंशियर टेस्ट का वो है, और इसमें टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है π/4d² इंटू सी यू इंटू h/2 प्लस d/6, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे तो यहाँ से जो निकल कर आ जाएगा वो हमें शेयर स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ठीक है, ये बहुत इजी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो टॉर्क कितना दे रखा है उसने, 45 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रखा है। π/4d², डी कितना दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर, मतलब मैं अगर इसे मीटर में लेना चाहूँगा तो 0.072 का स्क्वायर इंटू सी यू इंटू h/2, एच कितना दे रखा है 10.8, मतलब 0.108 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.072 डिवाइडेड बाय 6। जब इसको सॉल्व कर लेना आप तो यहाँ से सी यू की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, बहुत ईजी है, कैलकुलेटर अलाउड था तो दिक्कत नहीं होगी। द डिटोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू रिपीटेडली अप्लाइड स्ट्रेस इज टर्म्ड एज, बार बार किसी चीज़ पे रिपीटेडली अगर हम अप्लाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, फटीग, उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिटोरेशन जो होगा वो फटीग के प्रकार का हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एज पर IS 456 द मिनिमम कवर शेल बी प्रोवाइडेड इन द फुटिंग, फुटिंग के लिए मिनिमम कवर कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 50 mm का। नेक्स्ट देखो, अ साइकिल लोड टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन पाइल, है ना, साइक्लिक लोड क्यों परफॉर्म करते हैं, अलग अलग निकालने के लिए, स्किन रेजिस्टेंस निकालने के लिए और टिप रेजिस्टेंस, दोनों को अलग अलग निकालने के लिए साइकिल लोड टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन बी यूज एज ए रफ गाइड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फेलियर इन सॉइल, कौन सा ऐसा फेलियर है ना, जिससे कि हमें पता चल जाता है, एक रफ गाइड कर देता है कि ये सॉइल फेल है। ठीक है, कैन बी यूज फॉर रफ गाइड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फेलियर। इसमें जो होगा एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, डेंसिटी इंडेक्स, पेनिट्रेशन टेस्ट और प्लेट लोड टेस्ट, जो सबसे करीब होना चाहिए, जो सबसे सही वो होना चाहिए वो डेंसिटी इंडेक्स होना चाहिए। हम डेंसिटी इंडेक्स देखकर पता कर सकते हैं कि कैसा फेलियर है। 35 आपने देखा होगा डेंसिटी इंडेक्स 35% और 70% होता है। अगर 70% से ज़्यादा है तो जनरल शेयर फेलियर है, 35% से कम है तो लोकल शेयर फेलियर है। ठीक है, ऐसे ही एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस भी होता है, 28% और 36% का, इसमें भी वो रहता है। तो ये दोनों मेनली होते हैं। पेनिट्रेशन टेस्ट भी होती है, एन की भी वैल्यू देखी जाती है, लेकिन इसमें जो सबसे सही ऑप्शन होना चाहिए वो मेरे ख्याल से डेंसिटी इंडेक्स होना चाहिए, इसका आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, आज 100 तक देखेंगे, फिर नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट उसमें कवर कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। In a cantilever beam of rectangular cross section is subject to a concentrated load W at free end. If the width of beam is doubled, then the deflection at the free end as compared to early. ठीक है, अगर हम इसकी width डबल कर देंगे तो जो डिफ्लेक्शन होगा है ना, द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, देखो क्या होता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है और इसके लिए जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है WL³ डिवाइडेड बाय 3E, और I जो होगा वो BD³ डिवाइडेड बाय 12 होगा, राइट। अब वो बोल रहा है कि इफ विड्थ इज डबल्ड, अगर मैंने ये विड्थ डबल कर दी, ठीक है, तो जो डिफ्लेक्शन है एट द फ्री एंड एज कम्पेयर टू अर्ली, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना, हाफ हो जाएगा, सॉरी, जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, राइट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज 99 तक हमने कवर कर लिए हैं, अब नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से 25 तक, मतलब हमारे 100 क्वेश्चंस बचे, 26 क्वेश्चंस बचे हैं, उससे हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।